दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम थर्ड यूनिट का है बजट। बजट क्या है और बजट कैसे तैयार किया जाता है, बजट अनुमान करने की विधियां क्या और बजट बनाने की विधियां कौन सी। अनुमान की विधि अलग है और बजट बनाने की विधियां अलग है। तो हम शुरू करते हैं बजट। बजट है क्या? तो बजट क्या है? अनुमानित आय और व्यय का अनुमान लगाना, वो भी आगामी वर्ष के लिए। तो इसके आप परिभाषा लिखो। अर्थ, बजट का अर्थ क्या है? आय व्यय का अनुमान लगाना आगामी वर्ष के लिए, आगामी वर्ष के लिए। यही क्या है? बजट। और बजट का उद्देश्य क्या है? तो बजट हम क्यों बनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है कि सीमित आय व आवश्यक तथा उपयोगी कार्यों को सर्वोत्तम उपयोग के लिए। हमारी आय है वो निश्चित कि भाई हमारी सीमित आय है, उसको उपयोगी बनाने के लिए और सर्वोत्तम हम उपयोग कर सके, इसीलिए उस बजट का बनाए जाने का उद्देश्य होता है। फिर आती बजट की परिभाषा। तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार बजट की परिभाषा क्या है, मैं बोल रहा हूँ, आप एक बार इसको नोट कर लेना। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार बजट क्या है? बजट किसी संस्था के क्या है? बजट किसी संस्था के वार्षिक आय तथा व्यय का वित्तीय लेखा जोखा है। बजट क्या है? बजट किसी संस्था के वार्षिक आय तथा व्यय का वित्तीय लेखा जोखा है। ये किसने क्या था? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार इसने परिभाषा बताई थी। फिर आती है विल्सन और टॉमर के अनुसार परिभाषा। 3-4 परिभाषा है, आप नोट कर लो। विल्सन और टॉमर ने परिभाषा क्या दी थी कि आय और व्यय किसी संस्था के निश्चित समय के लिए वित्तीय स्थिति का लेखा है। ये किसने कहा था? विल्सन और टॉमर नामक 2 व्यक्ति थे, उन्होंने मिलकर परिभाषा दी कि आय व्यय किसी संस्था के निश्चित समय के लिए, किसी संस्था, आय और व्यय क्या है? किसी संस्था के निश्चित समय के लिए वित्तीय स्थिति का क्या है? लेखा है। ये किसने बताया था? विल्सन और टॉमर नामक 2 व्यक्तियों ने। फिर एक परिभाषा और आती है ब्राउने ने क्या था? ब्राउन ने कहा था बजट एक निश्चित समय के लिए पूर्व निर्धारित विवरण होता है। क्या कहा था? बजट एक निश्चित समय, बजट क्या है? एक निश्चित समय के लिए पूर्व निर्धारित विवरण होता है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को बजट कहा जाता है। ये किसने कहा था? ब्राउन ने कहा था। ये थी अपनी परिभाषा बजट की। किन 3 लोगों ने हमने परिभाषा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार अपने परिभाषा पढ़ ली, विल्सन और टॉमर के अनुसार ही पढ़ ली और ब्राउन के अनुसार भी पढ़ ली। फिर अपना आता है पुस्तकालय हेतु अनुदान के प्रकार। अपना नेक्स्ट है पुस्तकालय हेतु अनुदान या आय के कौन कौन से प्रकार है। तो पुस्तकालय अनुदान है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, आवर्ती, अनावर्ती और अतर्क। पुस्तकालय अनुदान के प्रकार। पुस्तकालय अनुदान 3 प्रकार के होते हैं। हर बार ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर मिल जाएगा। सबसे पहले तो आवर्ती अनुदान, नाम से स्पष्ट हो जाता है आपको, आवर्ती। दूसरा है अनावर्ती और तीसरा है एडॉक ग्रांट। ये अपने 3 प्रकार के अनुदान है, आवर्ती, अनावर्ती, एडॉक। अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। आवर्ती क्या है? तो आवर्ती है दिन प्रतिदिन के खर्चे का। किसके अंदर? आवर्ती मतलब बार बार आवर्ती हो रही है, तो इसके अंदर आए दिन प्रतिदिन के खर्चे, वो किसके अंदर आएगा? आवर्ती। दिन प्रतिदिन मतलब उनकी आवर्ती हो रही है। अनावर्ती एक बार या कभी कभी के खर्चे, एक बार हो गए या कभी कभार खर्चे हो गए। जैसे पुस्तकालय भवन बनाए तो कभी कभार होगा, एक बार हो गया। अब भवन बनाने की बार बार अपन को जरूरत नहीं है, तो एक बार या कभी कभी के खर्चे क्या है?
अनावर्ती खर्चे, अनुदान। फिर आता है एडक। एडोक क्या है? एडोक मतलब आकस्मिक खर्चे। क्या है? आकस्मिक खर्चे। आकस्मिक खर्चे क्या है? आकस्मिक खर्चे एदर मतलब किसी विशिष्ट आयोग, मतलब कहीं आग लग जाए अपने पुस्तकालय के अंदर, तो एक अदर मतलब आकस्मिक हुआ, तो या आग लग जाए तो उसको अदर अनुदान के अंदर डाला जाता है, या किसी विशिष्ट आयोग के द्वारा अनुदान हमको दिया जाता है पुस्तकालय को, वो भी अदर अनुदान के अंदर आता है। तो इसके अंदर कौन कौन से? एक तो कर्मचारियों का वेतन, दिन प्रतिदिन के खर्चे होते हैं। वेतन, कर्मचारी को जो वेतन दिया जाता है वो क्या है? दिन प्रतिदिन के खर्चे। दूसरा है अपना पाठ्य सामग्री, जो फिर मरम्मत कार्य, या इसके अंदर वो बिल आते हैं, लाइट पानी के बिल है, टेलीफोन का बिल है, वो भी किसके अंदर? आवर्ती यानी दिन प्रतिदिन के खर्चे है। अनावर्ती मतलब एक बार या कभी कभी होने वाले, आपने एक पहले ही बताया था पुस्तकालय भवन, इसके अंदर यहाँ लिखे तो अपन भवन। फिर फर्नीचर, ये भी किसी के अंदर आएगा? इसी के अंदर आएगा। मशीन है, पुस्तकालय अपन कोई मशीन खरीदी, कोई उपकरण खरीदा, ये भी किसके अंदर? आवर्ती अनावर्ती व्यय के अंदर। आकस्मिक खर्चे मतलब विशिष्ट आयोग द्वारा, आयोग समिति द्वारा जारी किया गया अनुदान। जारी किया गया अनुदान किसके? अतर्गत विशिष्ट, जैसे पुस्तकालय के अंदर आग लगी या बाढ़ आ गई, पुस्तकालय फिर एक आयोग बनेगा, आयोग उस खर्चे का पूरा लेखा जोखा करेगा, फिर पैसे देगा, तो किसके? अतर्गत अनुदान के अंदर आता है। यह था अपना पुस्तकालय के अनुदान, जो तीन प्रकार के, आवर्ती, अनावर्ती और अदर मतलब एडोक, ये तीन प्रकार के खर्चे हो गए पुस्तकालय अनुदान के। इसके बाद आती है बजट अनुमान लगाने की विधियां। तो बजट कैसे अनुमान लगाया जाता है, इन तीन विधियों का है उल्लेख किया गया है, बजट अनुमान लगाने की विधियां। पहले हम इसको देखते हैं कौन कौन सी विधि अनुमान लगाने की। बजट अनुमान लगाने की विधियां कौन कौन सी विधियां हैं? तो सबसे पहले विधि है अपने प्रति व्यक्ति विधि, प्रति व्यक्ति पर विधि। इस विधि के अंदर एक तो बनेगा, राधाकृष्ण आयोग ने इसके अंदर अनुशंसा की थी, तो राधा कृष्ण आयोग के अनुसार, तो राधा कृष्ण आयोग पहले तो पूछ ले कहाँ कब बना था, तो 1948 के अंदर। राधा कृष्ण आयोग के अनुसार प्रति व्यक्ति कितने खर्चे होने चाहिए? प्रति विद्यार्थी 15 रुपए और प्रति शिक्षक 200 रुपए। कितने बताए थे? 200 रुपए तो शिक्षकों के लिए और 15 रुपए विद्यार्थियों। अगर पूछ ले बनाया कब राधा कृष्ण आयोग? 1948 के अंदर बना। ये बना राधा कृष्ण आयोग। फिर बना कोठारी आयोग। कोठारी आयोग के अनुसार प्रति विद्यार्थी इन्होंने 15 से बढ़ा के रुपए कर दिए 25, और शिक्षक प्रति शिक्षक कर दिए 200 से बढ़ा के 300 रुपए। ये था कोठारी आयोग के अनुसार। और कोठारी आयोग बना कब? 1964 से इसको 67 के लिखा जाता है, क्योंकि ये 64 के अंदर बना था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 67 के अंदर।
तो कोठारी आयोग 64 से 66। इसको आप ऐसे याद करो, कोठारी आयोग कब 1964 और 67 साथ में लिखने से यह पता चलता रिपोर्ट कब दी थी। तो 64 से 67 रिपोर्ट दी थी 66 के अंदर। ये था अपना प्रति व्यक्ति विधि। इसके बाद आता है अनुपातिक विधि। अनुपातिक विधि दूसरी विधि है अपने अनुपातिक विधि। अनुपातिक विधि के अंदर सबसे पहले वो भी राधाकृष्ण आयोग। अनुपात का मतलब एक परसेंटेज के अंदर बता दिया गया था, इतना रुपए अच्छा परसेंट खर्चा होना चाहिए, कुल बजट का कितना परसेंट खड़ा, ये किसने बताया? राधाकृष्ण आयोग ने। तो इन्होंने क्या बताया? कुल बजट का 6.5% खर्चा होना चाहिए। राधाकृष्ण आयोग कुल बजट का कितना बताया? 6.5। फिर वापस बना वही कोठारी आयोग और इन्होंने बताया था कुल बजट का 6.5 से 10% के बीच में खर्च होना चाहिए। अनुपातिक विधि पहले प्रति व्यक्ति के अंदर ही राधाकृष्ण आयोग ही है, कोठारी आयोग। अनुपातिक विधि यही वापस है, राधाकृष्ण आयोग और कोठारी आयोग। अनुपात मतलब एक निश्चित अनुपात में परसेंटेज के अंदर बता दिया। तो राधाकृष्ण आयोग 6.5 और कोठारी आयोग 6.5 से 10% के बीच में खर्चा होना चाहिए कुल बजट का। इसके बाद बनी थी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय संगोष्ठी। विश्वविद्यालय पुस्तकालय की राष्ट्रीय संगोष्ठी बनी थी। उन्होंने कुल बजट का 10% खर्चा होना चाहिए, ये बात कही थी। तो इसके अंदर लिखते हैं अपन विश्वविद्यालय पुस्तकालय राष्ट्रीय संगोष्ठी। संगोष्ठी ने कितने बताए थे? 10% खर्चा होना चाहिए। कुल बजट का कितना परसेंट? 10% पुस्तकालय पर खर्च होना चाहिए। 6.5 से 10 और राष्ट्रीय संगोष्ठी 10% बता दिया। फिर अपने बात करें रंगानाथन की, तो रंगानाथन ने क्या 50% बताया था, 10% बाइंडिंग पर और 40% इस पर। क्वेश्चन आ रहा है रंगानाथन ने कितने बताए? तो 40 + 10, 40 तो पुस्तकों पर और 10% उनके मरम्मत पर होना चाहिए। तो 40 + 10 ये बताए थे अपने रंगानाथन ने। सब परसेंटेज है, पुस्तकों पर 40 और रंगानाथन पर 10। राधाकृष्ण आयोग 6.5% खर्चा होना चाहिए पुस्तकों पर। कोठारी आयोग 6.5 से 10% पुस्तकों पर खर्चा होना चाहिए। विश्वविद्यालय आयोग ने 10% बताया और अपने रंगानाथन ने बताया 40 + 10%, मतलब 40 पुस्तकों पर 10% अपने इनकी मरम्मत पर होना चाहिए। ये अपने थी अनुपातिक विधि। फिर आता है ब्योरा विधि। ब्योरा विधि के अंदर क्या है? पुस्तकालय के विभिन्न खर्चों का अनुमान लगा देते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर एक आयोग बना था, पुस्तकालय सलाहकार समिति। तीसरी विधि लिखते हैं अपन ब्योरेवार विधि। ब्योरेवार विधि के अंदर क्या है? एक आयोग बना था, पुस्तकालय सलाहकार समिति। अध्यक्ष फूले तो KP सिन्हा। बनी कब थी? 1957 के अंदर बनी थी। साथ में पढ़ने आयोग पढ़ने और लास्ट में डेट भी पढ़ने कब बनी और किसने बनाई थी, ताकि आगे आराम से अपन को याद हो जाए। सलाहकार समिति 1957 के अंदर बनी थी। कब बनी थी? 1957 KP सिन्हा ने बनाई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 58 और प्रकाशित करे 1959 के अंदर। इन्होंने क्या किया? पब्लिक लाइब्रेरी के लिए इस विधि से बजट अनुमान करने की बात की थी। ब्योरा विधि से विभिन्न खर्चे हैं उनका अनुमान लगा दिया जाता है, इतने % खर्चे होंगे सीधे सीधे। तो इसके अंदर ब्योरा लगाए। ब्योरा का मतलब यही होता है अनुमान। इन्होंने क्या कहा था? पब्लिक लाइब्रेरी है उनके लिए बजट अनुमान की ये विधि काम लेने की सलाह दी थी।
तो इन्होंने क्या किया, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए इस विधि अनुमान लगाने की बात कही। क्या कहा, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए कैपेसिना ने ब्योरा विधि का प्रयोग करने की सलाह दी थी। और किसने बनाई थी पुस्तक सलाह का, कैपेसिना 1957 के अंदर। अब पढ़ते हैं बजट बनाने की विधियां। ये तो बजट अनुमान लगाने की विधियां थी। अब हम पढ़ते हैं बजट बनाने की विधियां, बजट कैसे कैसे बनाया जाता है। बजट बनाने की विधियां, तो सबसे पहली है लाइन दर विधि। लाइन प्रति लाइन विधि, लाइन प्रति लाइन विधि, यह है अपनी पहली बजट अनुमान करने की विधि। इसके अंदर क्या है, इस विधि में पिछले वर्ष के जो खर्चे हैं उनको ध्यान में रखकर बजट बनाए जाते हैं। इसके अंदर मैं शॉर्ट में लिखता हूं, पिछले वर्षों के खर्चों ध्यान में रखकर बजट बनाया जाता है। तो पिछले वर्ष के खर्चा है उनको देखकर ध्यान में बनाया जाता है। इस जाने अपने पिछले वर्ष का 10 रुपये का खर्चा हुआ था, तो इस वर्ष क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 5 से 10% इंक्रीज एंड बढ़ा देते हैं इसको, और फिर इसके बजट बढ़ाया जाता है। क्यों, महंगाई की वजह से। तो इसके अंदर पिछले वर्ष के बजट में ध्यान रख लगाया जाता है और 5 से 10% बढ़ा दिया जाता है। मतलब एक लाइन 10 इस बार, अगली बार 15 हो जाएंगे, अगली बार एक लाइन की तरह चलेंगे। ऐसे क्यों बढ़ाया जाता है, एक महंगाई की वजह से। इसको ही कहते हैं लाइन प्रति लाइन विधि। मतलब एक लाइन के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज करके बढ़ा दे, लेकिन इसके अंदर लचीलापन नहीं है, क्योंकि एक मद का खर्चा दूसरी मद में नहीं कर सकते। यानी इसके अंदर कोई अपना खर्चा मांगा है आपने, तो इसको लिख दो पहले, तो इसकी विशेषता लिख दो, ये सरल है, बढ़ाने के लिए सरल है। और दूसरी, इसके अंदर एक मद का खर्चा अपन दूसरी मद के अंदर यूज नहीं कर सकते। यानी किसी के लिए अपन खर्चा लिया और उसके लिए अपन ज्यादा हो गया, 100 रुपये किसी के लिए लिया, उसके अंदर अपन 50 रुपये हुआ, तो 50 रुपये एक्स्ट्रा वो किसी दूसरे के अंदर अपन डाल दे, उसको वापस चला जाएगा जहां से अपन बजट लिया। क्यों, जब बिल लास्ट के अंदर बजट बना बिल आता है तो उसके समय जो खर्चे हुए हैं तो उसी मद के अनुसार खर्चे होना चाहिए। यूं नहीं आप ले तो पुस्तकों के लिए और खर्चा कर दो दैनिक कार्यों के लिए पुस्तकालय के अंदर, ये उसके अंदर नहीं होगा। पुस्तकों के लिए लिया है तो पुस्तकों के लिए ही खर्चा होगा, नहीं तो वापस चला जाएगा पैसा। तो ये था अपना लाइन प्रति लाइन विधि। लाइन प्रति लाइन विधि के बाद आती है अपन कार्यक्रम बजट, मतलब प्रोग्राम बजट। दूसरा है अपना प्रोग्राम बजट। प्रोग्राम बजट या इसको कहते हैं कार्यक्रम बजट। प्रोग्राम बजट या कार्यक्रम बजट के अंदर क्या है, मैं इसकी परिभाषा बोलूं तो इस विधि में क्या, एक खर्चे को बताने के स्थान पर आगामी वर्ष में किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के आधार पर बजट किया जाता है। इसके अंदर क्या है, एक खर्चे को बताने के स्थान पर क्या किया जाता है, आगामी वर्ष के किए जाने वाले विभिन्न जो कार्यक्रम है उनके आधार पर बजट किया, अगले वर्ष अपन ये करेंगे उसकी कार्यक्रम के अनुसार बजट बनाया जाता है। इसके अंदर क्या लचीलापन तो है, हालांकि ये कार्यक्रम के खर्चों को दूसरे कार्य में खर्चे नहीं ट्रांसफर करते, सेम वही प्रोसेस है। इसके अंदर लचीलापन तो है, लेकिन एक कार्यक्रम का खर्चा अपन दूसरे कार्यक्रम पर खर्चा नहीं डाल सकते। सेम पिछली वाली लाइन दर वाली लाइन, एक मद का खर्चा दूसरे मद के अंदर अपन यूज नहीं कर सकते। ये अपना था कार्यक्रम या प्रोग्रामिंग बजट। इसके बाद आती है निष्पादन बजट।
मतलब परफॉर्मेंस बजट। इसके अंदर क्या है, इसके पहले लिख लेते हैं अपन। तीसरा है निष्पादन बजट। परफॉर्मेंस मतलब उनका परफॉर्म किया था, उसके अनुसार बजट तैयार किया था। इसकी परिभाषा लिखे अपन तो इस विधि के अंदर कार्यक्रम की मात्रा के स्थान पर कार्यक्रम की गुणवत्ता पर के आधार पर बजट तैयार किया जाता है। इसके अंदर क्या है, निष्पादन में कार्यक्रम की मात्रा के स्थान पर कार्यक्रम की गुणवत्ता के आधार पर बजट तैयार किया जाता है। इसके अंदर किसके अंदर गुणवत्ता को ज्यादा महत्व दिया, मात्रा के स्थान पर किसकी गुणवत्ता को महत्व ज्यादा है। फिर अपना आता है योजना कार्यक्रम बजट, मतलब प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, मतलब इसको बोलते हैं शॉर्ट में PPBS। तीसरा नहीं चौथा अपन लिखते हैं योजना कार्यक्रम बजट। मतलब इसके अंदर वो दोनों प्लानिंग भी है और परफॉर्मेंस भी आएगा, दोनों प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। इसके अंदर PPBS को कहते हैं, इसको शॉर्ट में क्या है PPBS, फुल फॉर्म है PPBS प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। इसको कब बनाया था, 1961 के अंदर था। US डिपार्टमेंट की नेवी ने, US की नेवी ने इसको बनाया था। US डिपार्टमेंट की नेवी ने कब बनाया था, 1961 के अंदर बनाया था। इसमें क्या है, पहले योजना बनाई जाती है और उसके बाद कार्यक्रम निर्धारित कर बजट तैयार किया जाता है। तो इसकी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेते हैं। इसमें पहले योजना बनाई जाती है, इसके बाद कार्यक्रम निर्धारित कर बजट बनाया जाता है। सब इनमें पहले योजना बनाई जाती है, इसके बाद कार्यक्रम निर्धारित कर बजट बनाया जाता है। ये पुस्तकालयों के इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पुस्तकालयों के उद्देश्यों से प्रारंभ होती है और उसकी सेवाओं पर समाप्त होती है। ये इसके लिख लो, ये पुस्तकालयों के उद्देश्यों से प्रारंभ होती है और सेवाओं पर समाप्त होती है। उद्देश्यों से प्राप्त और सेवाओं पर समाप्त, ये है अपने योजना कार्यक्रम बजट, मतलब प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, जो कब आया 1961 के अंदर। इसके बाद अपने आता है शून्य आधारित बजट, जो किसने बनाई थी, पीटर फायर, 1970। तो अपने लिखते हैं शून्य आधारित बजट, पांचवी बजट की विधि, पांचवी शून्य आधारित बजट कब बनाया था, 1970। और बनाया किसने था, पीटर फायर ने। पीटर फ्योर नाम का व्यक्ति था, इसने उसको बनाया शून्य आधारित बजट। इसके अंदर क्या है, पिछले वर्ष के जो खर्चे हैं उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसके अंदर लिख लो, इसमें पिछले वर्ष के खर्चों को ध्यान में नहीं रखा जाता और पिछले वर्ष को खर्चों को शून्य मान कर बजट तैयार किया जाता है। तो इसके अंदर दो पॉइंट है, पिछले वर्ष को खर्चों को ध्यान में नहीं रखा जाता और पिछले वर्ष के खर्चों को शून्य मान लिया जाता है और नए सिरे से बजट बनाया जाता है, तभी इसका नाम बोला शून्य आधारित बजटिंग सिस्टम। ये था अपना बजट बनाने की विधियां। तो कौन कौन सी 5 विधि हमने बजट बनाने की पढ़ ली। इसके बाद अपना आता है पुस्तकालय प्रदर्शन, लाइब्रेरी डिस्प्ले। पुस्तकालय प्रदर्शन के अंदर क्या है, पुस्तकालय के अंदर विभिन्न विभाग है, उसको व्यवस्थापन से किताबें सही होनी चाहिए, प्रवेश द्वार सही होनी चाहिए। तो इसके अंदर एक तो प्रवेश द्वार, प्रवेश आधुनिक और कलात्मक होना चाहिए और प्रवेश द्वार पर नोटिस बोर्ड या डिस्प्ले बोर्ड लगा जिसके अंदर पुस्तकालय नियम भी लिखे होने चाहिए। ये था अपने पुस्तकालय प्रदर्शन का प्रवेश द्वार।
प्रवेश द्वार के बाद आता है आदान प्रदान पटल। आदान प्रदान की जो बेंच होती है उसके अंदर किस शेप में होनी चाहिए, तो एल शेप में होनी चाहिए। और जब बड़ा पुस्तकालय तो यू आकार में, अगर ये छोटा पुस्तकालय तो एल और बड़ा पुस्तकालय तो यू आकार के अंदर, ताकि भीड़ भाड़ के समय इसको आराम से पुस्तकालय दे सके। ये तो एल शेप और ये यू शेप के अंदर होनी चाहिए। और आदान प्रदान विभाग के अंदर जो चार्जिंग ट्रे है उसकी साइज क्या होती है, तो ये लिखते हैं चार्जिंग ट्रे। तो आदान प्रदान के अंदर वो चार्जिंग ट्रे काम आती है। उसकी साइज पूछ ले कभी कभी, तो लंबाई इसकी लिखते हैं 1 फीट, लंबाई होनी चाहिए 1 फीट, चौड़ाई 5 फुट, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए 5 फुट। और ऊंचाई की बात करें अपन 5 इंच। ये है चार्जिंग ट्रे, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। चार्जिंग ट्रे ऐसी बनी होती है ये इस टाइप की, तो इसकी ये तो लंबाई, ये चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई। इसकी कितनी ऊंचाई है, मतलब ये पट्टियां लगी होती है वो कितनी, तो 5 इंच पट्टी ऊपर होनी चाहिए ताकि पत्रक आराम से रख सके। फिर आता है संग्रह कक्ष, जिसे स्टॉक रूम कहा जाता है। स्टॉक रूम अलमारी होती है, अलमारी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो 6 से 6.5 फुट अलमारी में ऊंचाई होनी चाहिए। और 2 अलमारियों के बीच जगह होनी चाहिए 4 से 6 फुट। ये अपने पिछले क्लास के अंदर पढ़ा था। इसके बाद आता है अपना सूची कैबिनेट। सूची कैबिनेट के अंदर क्या है, सूची कैबिनेट तो बॉक्स है। सूची कैबिनेट बड़ा सा बॉक्स बना होता है जिसके अंदर सूची को, जो दराज होती है दराजों के अंदर इसको अपन सूची पत्रकों को डालते हैं। तो सूची कैबिनेट का जन्म कब हुआ, 1792 के अंदर। कहाँ हुआ था, फ्रांस के अंदर। तो सूची कैबिनेट जन्म 1792 कहाँ हुआ था, फ्रांस के अंदर इसका उत्पन्न हुआ था। ये सूची कैबिनेट सबसे पहले कहाँ आया था, फ्रांस में 1792 के अंदर आया था। इसके अंदर है सूचीपत्र को व्यवस्थित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है पुस्तकालय प्रदर्शन के सिद्धांत। अपने जो प्रदर्शन के जो विभाग पढ़े इसके सिद्धांत क्या क्या है, तो इसके 3 सिद्धांत है, वो आप जरूर याद कर लेना। पुस्तकालय ये बताया, वही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी पुस्तकालय प्रदर्शन, मैंने एक बार बता दी। इसके बाद है पुस्तकालय प्रदर्शन के सिद्धांत। ये सिद्धांत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखते हैं कौन कौन से इसके सिद्धांत है पुस्तकालय प्रदर्शन के सिद्धांत। सिद्धांत, तो सबसे पहला सिद्धांत कौन सा है पुस्तकालय प्रदर्शन का, ध्यान आकर्षित। ध्यान आकर्षित करने का सिद्धांत। ध्यान आकर्षित करने, पाठक का ध्यान आकर्षित करने का सिद्धांत। इसके अंदर क्या क्या, एक तो है पिक्चर, आकृतियां, इससे क्या पाठक का ध्यान आकर्षित होता है। और ध्यान इसमें कहते हैं ध्यान आकर्षित करने का सिद्धांत। आपको एग्जाम में 1, 2, 3 बार क्वेश्चन आएगा केवी के अंदर, उसका लिए कौन सा पुस्तकालय प्रदर्शन का सिद्धांत नहीं है। ये 3 है और 4 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन उन्होंने दूसरा डाल दिया और उसको बता दिया कौन सा है। तो पुस्तकालय आकर्षित, ध्यान आकर्षित करने का सिद्धांत पहला सिद्धांत है। दूसरा है अपने ध्यान केंद्रित करने का सिद्धांत। पाठकों का ध्यान कैसे केंद्रित करे पुस्तकालय के अंदर आने के लिए, वो ये ध्यान केंद्रित करने का सिद्धांत। इसके अंदर है क्या आते हैं, रंगीन चित्र है, उससे क्या, या मॉडल है पुस्तकों का मॉडल, उससे क्या पाठकों का ध्यान केंद्रित होगा पुस्तकालय के अंदर जाने के लिए। फिर अपने आता है तीसरा, क्रियाशील प्रदर्शन का सिद्धांत। क्रियाशील प्रदर्शन का सिद्धांत, ये थे अपने पुस्तकालय प्रदर्शन के 3 सिद्धांत। ध्यान आकर्षित करने का, ध्यान केंद्रित करने का और क्रियाशील प्रदर्शन का सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत है। 2-3 बार क्वेश्चन आ रखा है, इसलिए मैंने आपको बताया है पुस्तकालय प्रदर्शन के 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं। ये था अपना
तीसरी यूनिट अपनी जो ये आखिरी वीडियो तीसरी यूनिट है, इसके साथ अपने होती है तीसरी यूनिट पूरी। और इसके बाद अपन शुरू करते हैं चौथी यूनिट संदर्भ विभाग वाली। और तो अपन पढ़ते हैं अभी एक वीडियो के अंदर नेक्स्ट यूनिट के साथ, अपनी चौथी और लास्ट यूनिट है उसके साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।